अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर इदील अजमत और आज आपको वो कहानी बताऊंगा जो पाकिस्तान बनने के बाद शुरू हुई और अब खत्म हुई। वो कौन सी ये कहानी है जो तमाम दिहाइयों में हमारे साथ साथ रही। हमने इस चीज से छुटकारा हासिल करने के लिए बहुत जतन किए, निकल ना पाए। वो कहानी है पाकिस्तान की अमेरिका के दिफाई सामान के ऊपर इन्हिसारी की कहानी। ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के अमेरिका के पूल में जाने से और लियाकत अली खान के विजिट के बाद से पाकिस्तान के दिफाई तमाम की तमाम इंडस्ट्री अमेरिकनाइज होने से। पाकिस्तान जो कि मार्जे वजूद में आते ही अमेरिकन इक्विपमेंट की तरफ गया और अमेरिकन इक्विपमेंट भी ऐसा जो कि जदीद तरीन था। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की मिलिट्री को खड़ा करने में अमेरिकन इक्विपमेंट का बहुत हाथ था। पाकिस्तान की तमाम मिलिट्री, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, अमेरिकन इक्विपमेंट को हासिल करती थी और इसी को इस्तेमाल करती थी। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने अमेरिकन इक्विपमेंट को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की डिपेंडेंस अमेरिकन इक्विपमेंट पे इतनी ज्यादा हो गई कि यह बात नामुमकिन लगती थी कि पाकिस्तान अपनी मिलिट्री से अमेरिकन इक्विपमेंट को निकाले तो कैसे खड़ा हो। यह बात शुरू होती है सीटो और सेंटो से, जब पाकिस्तान इन दोनों तंजीमों का हिस्सा बना और इसके सिले में पाकिस्तान को F-86 सेबर्स मिले, जो कि अब तो आपको बहुत ही प्रिमिटिव किस्म के एयरक्राफ्ट्स नजर आते हैं जो बहुत सी पार्क्स में अब खड़े किए हुए हैं। और लेकिन ये वही F-86 सेबर्स है जिसके ऊपर MM आलम ने अपना रिकॉर्ड कायम किया। F-86 सेबर्स ऑल्दो बहुत प्रिमिटिव एयरक्राफ्ट लगता है, मगर ये अपने जमाने का स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट था। अमेरिका ने जब F-86 बनाया तो दैट वाज एन आंसर टू द MiG-19 और MiG-19 ये स्वेप्ट बैक विंग का पहला बेहतरीन डिजाइन था F-86 सेबर और इट वाज अ वंडरफुल एयरक्राफ्ट। पाकिस्तान ने बहुत तादाद में F-86 सेबर्स लिए और 1965 और 71 की वॉर्स में यही F-86 सेबर्स हासिल किए। ये बात है डॉग फाइट्स की। ये वो एरा था 65-71 की वॉर्स जबकि BVR एंगेजमेंट्स नहीं होती थी, डॉग फाइट्स होते थे, डॉग फाइट मनूवर्स होते थे। वो पायलट जिसकी सलाहियत डॉग फाइट के लिहाज से बेहतर होती थी, जो जिसका एयरक्राफ्ट ज्यादा एरोडायनामिक होता था, ज्यादा टर्न्स ले सकता था तेजी से, ज्यादा मनूवर इन कर सकता था, अपनी गन की पोजीशन को मनूवर कर सकता था दुश्मन के एयरक्राफ्ट के ऊपर, तो दैट पर्सन यूज्ड टू विन। तो ये बहुत बड़ी एक स्किल हुआ करती थी। अब 1965 की वॉर, 1971 की वॉर, आप एक चीज और भी नोट कीजिएगा कि ना सिर्फ ये कि उस वक्त पाकिस्तान ने C-130 हरकुलिस हासिल किए जो अभी तक फ्लाई कर रहा है, और ना सिर्फ ये कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी आई, बल्कि पाकिस्तान की तमाम जो वॉर फिलॉसफी थी, जो कॉन्फ्लिक्ट लड़ने की फिलॉसफी थी, खुसूसन एयरफोर्स की तमाम अमेरिकन थी। वो अमेरिकन फिलॉसफी इसलिए थी कि आपकी इक्विपमेंट अमेरिकन थी, आपकी ट्रेनिंग अमेरिका में होती थी, आपकी इक्विपमेंट अमेरिकन थी, आपकी ट्रेनिंग अमेरिका में होती थी, तो ऑफ कोर्स जो आप मैनूवर्स सीखते थे वो वेस्टर्न एलाइज के मैनूवर्स ही होते थे। दे वर रिगार्डेड एज टॉप ऑफ द लाइन इन द वेस्ट, तो पाकिस्तान बेनिफिटेड फ्रॉम देम एज वेल। कहानी आगे जाती है। पाकिस्तान की अमेरिका से कुर्बत की वजह से ना सिर्फ यह कि पाकिस्तान ने अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट हासिल किया, बल्कि यूरोपियन दरवाजे भी खुल गए और पाकिस्तान ने मिराज 3 और मिराज 5 भी हासिल किए। तो पाकिस्तान केप्ट ऑन एडिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स फ्लीट, स्पेशली द एयरफोर्स, और इसमें फ्रेंच और अमेरिकन जो मशीनरी थी दैट वाज अ लॉट। अब हम आते हैं, जैसे 1965 की वॉर के बाद एम्बार्गोज होते हैं, 71 के बाद एम्बार्गोज होते हैं, तो पाकिस्तान ने स्टॉप गैप मेजर्स में चाइना की तरफ रुजू किया और यह चाइना की तरफ देखना सिर्फ और सिर्फ हादसाती ही था, क्योंकि पाकिस्तान वाज आउट ऑफ द अमेरिकन ऑप्शन, क्योंकि एम्बार्गो लग चुका था। तो F-6 पाकिस्तान के पास आया जो कि MiG-19 का वेरिएंट था, F-6 आया, F-7P जो कि अगेन MiG-21 का वेरिएंट था चाइनीज, A-5 जो कि Q-5 था चाइना में, जो कि F-6 को ही चाइनीज ने डेवलप किया था इनटू एन अटैक वर्जन, जिसमें उन्होंने क्या किया था, F-6 के जो इनटेक्स थी उस राउंडेड इनटेक्स को साइड ऑन किया, इनटेक्स के लिए अलग स्पेस बनाई, देन देयर वाज अ नोज, अ बिग नोज जिसमें रेडार भी लगाया, एंड A-5 वाज द रिजल्ट। तो इट कुड कैरी मोर वेपन्स देन द F-6, तो उसको हम कहते हैं A-5 अटैक वर्जन ऑफ द F-6 इज द A-5 वर्जन। लेकिन सबसे बड़ा टर्न जो पाकिस्तान एयरफोर्स को मिला, दैट वाज 1979 F-16s केम इन यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, और पाकिस्तान एयरफोर्स में अर्ली 1980s में पाकिस्तान एयरफोर्स गॉट दी F-16s।
अब F-16 इतनी बड़ी चीज क्यों है? F-16 इसलिए इतनी बड़ी चीज है कि आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान को F-22 रैप्टर मिल जाए। इमेजिन करें कि अभी पाकिस्तान को F-22 रैप्टर मिल जाए तो कितनी बड़ा एक लीप होगा। F-86 सेबर भी मिलना उस जमाने का रैप्टर था। स्टार फाइटर, मैं इस चीज को भूल गया, मेंशन करना भूल गया, पाकिस्तान को स्टार फाइटर F-104 मिले थे। F-104 स्टार फाइटर यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स का लीड फाइटर था। ऑल्दो ये चीज बाद में एक और वीडियो में बनाऊंगा कि क्यों F-104 की डील पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए थी। वो अच्छा एयरक्राफ्ट नहीं था, इट डिडंट प्रूव इट्स वर्थ इन द कॉम्बैट। वो कॉम्बैट सिनेरियोस के लिए था ही नहीं, वो डॉग फाइट्स के लिए था ही नहीं। इट वाज बेसिकली, अगर रिकॉनेसेंस होता तो गुड इनफ, इट कुड फ्लाई हाई, इट कुड फ्लाई फास्ट, बट दैट्स द ओनली थिंग दैट इट कुड डू, नथिंग एल्स। तो जर्मनी ने भी बड़ा नुकसान उठाया स्टार फाइटर्स का। ये फ्लाइंग कॉफिन्स बने हुए थे जर्मनी में भी। स्टार फाइटर के ऊपर बाद में बात करेंगे। अब हम आते हैं F-16 के ऊपर। जब F-16 लेने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी टीम भेजी तो यूनाइटेड स्टेट्स ने डायरेक्टली F-16 ऑफर नहीं किया था कि ये लीजिए F-16, ये हमारा टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान को ऑफर टाइगर शार्क की गई थी, F5 का वर्जन। F5 वाज अ सॉर्ट ऑफ अ स्केल डाउन वर्जन ऑफ F-16 कि अगर F-16 को मिनिमाइज कर दिया जाए, जरा छोटा कर दिया जाए, वही सिंगल इंजन में, और उसकी वेपनरी को डाउनग्रेड कर दिया, तो डाउनग्रेडेड वर्जन ऑफ F-16 वाज F5E टाइगर शार्क। अब टाइगर शार्क को पाकिस्तान एयरफोर्स ने इवैल्यूएट किया, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स सेड नहीं, इसमें अभी बहुत सारी जो डेवलपमेंट है वो होनी है। तो नॉर्थरॉप की टाइगर शार्क को छोड़ के जनरल डायनामिक्स की का F-16 ले। जनरल डायनामिक्स उस वक्त F-16 जनरल डायनामिक्स बनाती थी, तो जनरल डायनामिक्स को लॉकहीड मार्टिन ने एक्वायर कर दिया, तो ये लॉकहीड मार्टिन F-16 बन गया। एनीवेज, F-16 जो था वो पाकिस्तान का कटिंग एज टेक्नोलॉजी थी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो F-16 जब पाकिस्तान ने लिए, उसी वक्त ये नेटो फोर्सेस में भी गए। तमाम जो फ्रंट लाइन स्टेट्स थे जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ थे, दे ऑल गॉट F-16। तो F-16 अपने वक्त का कटिंग एज टेक्नोलॉजी थी, और इसने पाकिस्तान को वो एज दिया, पाकिस्तान एयरफोर्स को, जो इंडियन एयरफोर्स को पूरे 1980s में नहीं मिल सका, इवन 1990s में। यही वजह थी कि व्हेन पाकिस्तान गॉट दी F-16, इंडिया को कुछ समझ नहीं आई कि अब हम क्या करें, बिकॉज दे कुडंट गो एंड रीच आउट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इवेल्युएट किए तमाम बाकी के फाइटर जेट्स, और दे केम अप विद द बेस्ट अल्टरनेटिव टू द F-16, एंड दैट वाज मिराज। अब मिराज 2000 इंडियन एयरफोर्स ने हासिल किए। मिराज 2000 वेरी बेस्ट एयरक्राफ्ट, बट फॉर द स्ट्राइक रोल। F-16 मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट था, तो मिराज एक डेडिकेटेड स्ट्राइक फाइटर था। अभी तक भी इंडियन एयरफोर्स मिराज को एक डेडिकेटेड ग्राउंड स्ट्राइक फाइटर के तौर पे इस्तेमाल करती है। तो इंडियन एयरफोर्स गॉट मिराज 2000। आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान ने जब F-16 एक्वायर करने शुरू किए तो F-16 वाज सच अ हॉट थिंग ऑफ दैट टाइम, और पाकिस्तानी पायलट्स ने F-16 को इतना ज्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिस कर ली थी, इसको अफगान कॉन्फ्लिक्ट में यूज किया, इससे शूट डाउन किए अफगान प्लेन्स जो कि रशियन ओरिजिन के थे, और तमाम की तमाम सक्सेस की वजह से पाकिस्तान ने और ऑर्डर्स किए। तो शुरू में तो पाकिस्तान को जो F-16 मिले वो ब्लॉक 15 थे। ब्लॉक 15 के बाद पाकिस्तान ने उनको अपग्रेड किया ब्लॉक 15 MLUs जो थी वो मिड लाइफ अपग्रेड थी। मिड लाइफ अपग्रेड मिलने के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो F-16 थे वो कुछ हद तक ब्लॉक 50-52 से मुबासलत रखना शुरू हो गए थे, लेकिन दे वर नॉट प्योरली ब्लॉक 50-52। पाकिस्तान ने 28 F-16 का फर्दर ऑर्डर दिया, बिकॉज F-16 वाज रियली रिक्वायर्ड इन पाकिस्तान एयरफोर्स, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने यह समझ लिया था कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान एयरफोर्स ने F-16 के ऊपर ही रिलाई करना। अब जब 28 एयरक्राफ्ट के पाकिस्तान ने अमाउंट भी पे कर दिया, लॉकहीड मार्टिन ने वो एयरक्राफ्ट बना भी दिए। अब क्या हुआ कि ड्यूरिंग दैट टाइम अफगान जो जिहाद था वो कंक्लूजन की तरफ चला गया, सोवियट्स ने विड्रॉ कर लिया। अब जैसे ही सोवियट्स ने विड्रॉ कर लिया तो प्रेसलर अमेंडमेंट आ गया। प्रेसलर अमेंडमेंट क्या? प्रेसलर अमेंडमेंट ये थी कि सेनेटर प्रेसलर ने ये अमेंडमेंट पेश की सेनेट में कि पाकिस्तान जो है वो जोहरी हथियार बना रहा है, एटॉमिक वेपन्स बना रहा है, और हमें सेटिस्फाई नहीं कर सका कि ये ऐसा काम नहीं कर रहा। हालांकि इससे पहले तक भी ये ऑब्जेक्शन रहा था, लेकिन चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स को पाकिस्तान एज एन एलाय की जरूरत थी अफगानिस्तान में, तो इस ऑब्जेक्शन को हमेशा नजरअंदाज कर दिया गया था। लेकिन अब पाकिस्तान की वो जरूरत नहीं रही थी, प्रेसलर अमेंडमेंट आ गई।
प्रेसलर अमेंडमेंट की वजह से कि वो F-16 28 F-16 जो पाकिस्तान को मिलने थे वहीं पे एरिजोना में खड़े रहे। वहां एरिजोना में अब से कुछ साल पहले वो यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी रेड फ्लैग एक्सरसाइजेस में यूज किए। तो अभी आगे चल के इवन इन 2000 पाकिस्तान ने जब वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स का साथी बना था तो पाकिस्तान ने कोबरा गनशिप वाइपर्स का ऑर्डर दिया। वो कोबरा गनशिप वाइपर्स भी वहीं पे पड़े हैं। तो पाकिस्तान ने डिफेंस इक्विपमेंट में अमेरिका से बहुत धोखे खाए, और धोखे इसलिए कि वो कमिटमेंट्स अपने पूरी नहीं करते थे। कमिटमेंट्स किसी एक वजह से या दूसरी वजह से, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो अपनी मिलिट्री कमिटमेंट्स को पूरी नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो रीजन है, आपका जो कंट्री है, उसमें डेमोक्रेसी नहीं है, हम आपको हथियार नहीं देते। आप इंडिया के अगेंस्ट हथियार यूज ही कर सकते, हम आपको हथियार नहीं देते। आपका एक कॉन्फ्लिक्ट रीजन में शुरू हो गया किसी और मुल्क के साथ, हम आपको हथियार नहीं देते। तो जो वेपन डिलीवरी थी वो इतनी अनरिलायबल थी, लेकिन पाकिस्तान के पास ऑप्शंस नहीं थे। देखिए ना, तीन आपकी मेन मार्केट्स थी। पहली मार्केट थी, ये मैं 80s और 90s की बात करूं, पहली मार्केट थी यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट, दूसरी मार्केट थी यूरोपियन मार्केट। अब इन दोनों में से यूरोपियन, अगर यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट आपके हाथ से चली जाती थी तो यूरोपियन मार्केट भी आपके हाथ से बंद हो जाती थी। क्यों? पाकिस्तान को ग्रिपेन नहीं मिला, पाकिस्तान को मिराज 2000 नहीं मिला। वो इस वजह से नहीं मिला कि जब आपके पास अमेरिकन मार्केट बंद हो गई तो आप यूरोपियन, अमेरिकन अपना असरो रसूख इस्तेमाल करते हैं, यूरोपियन मार्केट भी आपकी बंद हो जाती है, आप यूरोपियन से भी बाय नहीं कर सकते। तीसरी रह गई आपकी रशिया की मार्केट। अब चूंकि इंडिया वाज अ मेजर एलाय फॉर द रशियंस, तो दे कुड सेल ओनली टू वन कंट्री एंड दैट वाज इंडिया, दैट वाज अ बिगर मार्केट। तो पाकिस्तान के पास तो ऑप्शंस ही नहीं थे। पाकिस्तान ने चाइना से जो F-6 तैयारे हासिल किए, पाकिस्तान ने A-5 तैयारे हासिल किए, और पाकिस्तान ने F-7PG हासिल किए, क्योंकि चाइना वाज ओनली मेकिंग डेरिवेटिव्स ऑफ द रशियन एयरक्राफ्ट। वो MiG-21 को F-7PG बना देता था और उसमें चेंजेस करता था। वो MiG-19 को F-6 बना देता था, उसमें चेंजेस करता था। हाँ, A-5 वाहिद एयरक्राफ्ट है जो चाइना ने रशियन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक नया एयरक्राफ्ट बनाया। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर सबसे बड़ी चेंज ये आई, चाइना ने अपनी इंडस्ट्री को इतना रेवोल्यूशनाइज किया कि अर्ली 2000s तक चाइना वाज मेकिंग द प्लेन्स। चाइना ने एक कॉन्सेप्ट लिया, लेवी आई, इंडियन इजरायली एयरफोर्स का एक प्रोजेक्ट था, लेवी, LEVI। अच्छा, वो क्या था? वो F-16 को ज्यादा लीथल बनाने के लिए, इट वाज अ बिगर F-16 विद डिफरेंट इनटेक्स, रेक्टेंगुलर इनटेक्स के साथ था, कैनार्ड्स के साथ उसकी एक एक्सपेरिमेंटेशन की हुई थी। लेकिन चूंकि इजराइल को जरूरत नहीं थी, इजराइल को तमाम यूएस वेपनरी मांगे से मिल जाती थी, हर वेपनरी जो इजराइल डिमांड करता था वो उसे मिल जाती थी, तो दे वर नॉट, उनके लिए ये रिसर्च डेवलपमेंट इतनी ज्यादा सर्वाइवल का मसला नहीं था, तो दे अबैंडन दिस प्रोजेक्ट। चाइना ने इसके ब्लूप्रिंट्स ले लिए इजराइल से। ये जो J-10C है, इसका तमाम का तमाम जितना भी ब्लूप्रिंट्स है वो इजरायली जो लेवी है इसके साथ मिलता है। अब क्या हुआ कि चाइना ने उसी को डेवलप किया और J-10C बनाया। पाकिस्तान ने चाइना के साथ कोऑपरेशन शुरू की और JF-17 थंडर के ऊपर काम किया। तमाम का तमाम काम शुरू हुआ था सुपर 7 से। मुझे अभी भी याद है, वी वर इन स्कूल, और हम जब जाया करते थे, नुमाइश पे जाया करते थे 6 सितंबर 7 सितंबर की नुमाइश में, तो एयरफोर्स के ऑफिशियल्स हमें बताते थे कि अब हमारे पास सुपर 7 आएगा, सुपर 7 का प्रोजेक्ट हो रहा है। ये लेट 90s और अर्ली 2000s में ये बात बहुत चल रही थी। लेट 96, 97, 98, सुपर 7, वी वर ऑल कंसर्न, यार ये सुपर 7 कौन सा एयरक्राफ्ट आ रहा है। लेकिन ये सुपर 7 की ही एक डेरिवेटिव जो है वो JF-17 के तौर पे हमारे सामने आया, क्योंकि वहीं से हमने आगाज किया था ये सोच से कि यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। हाँ, जो वेपन वहां से मिलता है उसको तो एक्वायर करें, लेकिन चाइना के साथ मिलके कोई एक एयरक्राफ्ट बनाते हैं। आपको पता है कि ये जो F-7 एयरक्राफ्ट है, आप F-7 और F-7PG एयरक्राफ्ट में जरा डिफरेंस देखिएगा। वो डिफरेंस क्या है? वो पाकिस्तानी एरोनॉटिकल इंजीनियर्स ने डाला हुआ है। चाइना से ही हमने बात करके उसके विंग के फीचर में हम लोगों ने चेंजेस किए हैं। इट्स नॉट अ प्योर डेल्टा विंग। वो देखें, वो पहले एक स्वेट बैक, उसके बाद डेल्टा विंग की शेप आती है। तो PG में आप बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। तो पाकिस्तान ने अपनी इनपुट्स देनी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में बहुत से हमारे एरोनॉटिकल इंजीनियर से जो चाइना गए और JF-17 प्रोग्राम में हम लोगों ने
साथ में शमूलियत इख्तियार की। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट था JF-17 थंडर। जब JF-17 थंडर बना, जिसका हमसाये मुल्क ने बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हमारे लिए वो तमाम मिशन रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा था। JF-17 थंडर ब्लॉक 1 जो उसमें हम लोगों को पता चला कि यार इसमें अपग्रेडेशन होनी चाहिए, ब्लॉक 2 में आ गई, ब्लॉक 2 के बाद अब ब्लॉक 3 में आ गई, और अभी ब्लॉक 3 का फर्स्ट किल भी आ गया। इट इज कंफर्म कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने MiG-29 UPG MiG-29 अपग्रेडेड जो है JF-17 थंडर ने गिराया। ये बहुत बड़ी बात है। ये फर्स्ट कॉम्बैट किल होगी है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की। बाकी सब के सब J-10Cs ने जो है वो कार्रवाई की और बाकी PL-15 मिसाइल से बाकी एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया। मूविंग ऑन, तो मैं आपको ये बता रहा था कि पाकिस्तान ने हमेशा से, पाकिस्तान के माइंड में ये था हमेशा से, 2000s में जब पाकिस्तान ने ब्लॉक 50-52 लिए थे यूनाइटेड स्टेट्स से मुशर्रफ रिजीम के दौरान, आई स्टिल रिमेंबर, वो 8 एयरक्राफ्ट थे ब्लॉक 50-52 लेटेस्ट, जो कि एमरैम्स भी फायर करते थे, जिनका बेहतरीन रडार था, और वो इस सिलसिले में दिए गए थे वॉर ऑन टेरर के सिलसिले में। आप तमाम लोगों को पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स जब भी वेपन्स देता है, देयर हैज टू बी अ रीजन एंड लॉजिक बिहाइंड इट। पाकिस्तान को हमेशा से यूज किया गया, तो पाकिस्तान ने भी वेपन्स को उसी तरीके से एक्वायर किया कि जो मिल जाता है ओके, गुड इनफ। लेकिन पाकिस्तानी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, उसके ज़हन में यह बात पुख्ता बैठ चुकी थी कि यूनाइटेड स्टेट्स इज एन अनरिलायबल पार्टनर, मिलिट्री पार्टनर। इट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, वी हैव टू फाइंड न्यू एवेन्यूज। चाइना के पास हम इसीलिए गए। सबसे बड़ी पाकिस्तान की खुशकिस्मती कि चाइना वॉज मेकिंग लॉट ऑफ प्रोग्रेस, और चाइना वेस्ट से भी बहुत आगे चला गया। लेकिन ये बातें सिर्फ कही जाती थी कि जी चाइना बहुत आगे है, लेकिन बिकॉज इसकी कोई भी टेक्नोलॉजी प्रूवन नहीं है, सो वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट। पाकिस्तान ने जब बालाकोट की स्ट्राइक के जवाब में स्विफ्ट रिटॉर्ट किया था, तो पाकिस्तान ने अपने F-16 को यूज किया था। जब पाकिस्तान ने एमरैम्स फायर किए थे, तो इंडिया वो एमरैम्स उठा के क्यों फिर रहा था, मीडिया को क्यों दिखा रहा था? वो यही पॉलिटिक्स थी। पॉलिटिक्स ये थी, इंडिया को पता था कि ये वीक पॉइंट है, हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि देखें जी, यूनाइटेड स्टेट्स जो हथियार देता है पाकिस्तान को, वो इंडिया के अगेंस्ट यूज होते हैं, वो इंडिया के अगेंस्ट यूज हो रहे हैं हथियार। तो वो 120C, वरना तो कोई तुक ही नहीं बनती थी कि वो 120C के टुकड़े उठा के मीडिया को दिखाए कि इससे हमें मार पड़ी है। तो पाकिस्तान को हमेशा से इस बात का पता था। इस एक्शन में क्या हुआ आफ्टर पुलवामा? अब हम आते हैं अपने क्रक्स की तरफ। पुलवामा के बाद पाकिस्तान वांटेड टू गिव अ स्टेटमेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, टू द वर्ल्ड, टू इंडिया, टू चाइना, सबको एक स्टेटमेंट दी। हम इससे बाहर आ चुके हैं, हम इस लीथल मशीन से बाहर आ चुके हैं। हमारा इन्हिसार अब इस लीथल मशीन के ऊपर नहीं है। वी आर आउट ऑफ द F-16 स्पेल नाउ। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक की थी, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया के 6 जहाजों को गिराया, जिनमें 3 रफेल्स, 1 MiG-29, 1 Su-30 MKI और 1 मिराज 2000। आप देखें कि कोइंसिडेंस कैसा है कि इनके यही 4 फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट हैं। MiG-21 तो रिटायर हो रहे हैं, दे आर ऑब्सोलीट। तेजस मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल में बच्चे को तेजस के मुतालिक पता है कि वो कितना ऑपरेशनल है और कितना लीथल है। इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त 4 स्ट्राइक फाइटर्स हैं, टॉप ऑफ द लाइन, रफेल्स, Su-30 MKIs, मिराज 2000, MiG-29, ये चारों गिरा दिए। लेकिन ट्विस्ट टू द स्टोरी सुनिए, एक एमरैम भी फायर नहीं हुआ। दिस बडी वॉज ऑन सिक लीव। इसने ना ये फ्रंट कॉम्बैट में गया, ना एमरैम फायर हुए। हमने टोटल चाइनीज टेक्नोलॉजी से ये तमाम ऑपरेशन किया। J-10Cs, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 2, PL-15, J-10Cs एंड JF-17 थंडर्स। ये हमारा स्ट्राइक पैकेज था। बाकी एयरक्राफ्ट बैक पे थे। ये हमारा स्ट्राइक पैकेज था।
ये वो इंटीग्रेशन थी जो एवैक्स के साथ इंटीग्रेशन हुई थी, जो ग्राउंड रेडार्स के साथ इंटीग्रेशन हुई थी, जो स्पेस आपकी टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन हुई थी। और बैटल प्लान क्या था? हम लोगों का बैटल प्लान ये था कि वी आर गोइंग टू हिट देम व्हेन दे लीस्ट एक्सपेक्ट अस। उनकी तो एक्सपेक्टेशन में ही नहीं था ना कि पाकिस्तान 200 की रेंज के अंदर आके बीवीआरस को फायर करेगा। उनके जहन में तो अभी तक एमरैम्स चले हुए थे, तो वो अपनी तरफ से बड़े सेफ डिस्टेंस पे आ रहे थे। पाकिस्तान ने किस तरीके से रफेल्स को हिट किया, पाकिस्तान ने स्पेक्ट्रा को किस तरीके से डिसीव किया कि आपका PL-15 जो था वो पैसिव मोड में आता रहा है, वो एक्टिव मोड में है ही नहीं है। इट वॉज ऑल ऑफ, इट वॉज ऑल गाइडेड बाय द AWACS अंटिल इट वॉज जस्ट 30 to 40 किलोमीटर अवे। इसके मुतालिक तो एक पूरी वीडियो में बनाऊंगा कि किस तरीके से हंट डाउन किया। लेकिन एक मिसाइल जो जिसका अपना सीकर, जिसका अपना जो बेसिकली दिस इज अ स्पैरो, क्योंकि मेरे पास एक ये स्पैरो F-16 का मिसाइल ही है, तो इसको हम समझेंगे कि ये PL-15 है। तो इसके आगे जो इसका अपना एजा रेडार है, इसको स्विच ऑन ही नहीं किया गया। इसको तमाम की तमाम गाइडेंस इसकी AWACS से मिलती रही है, पैसिव गाइडेंस, एंड इट ओनली स्विच्ड ऑन इट्स एजा रेडार वंस इट वाज वेरी नियर टू द रफेल। तो जब इतनी करीब आ गया रफेल के, तो द चांसेस ऑफ स्पेक्ट्रा डूइंग एनीथिंग टू PL-15 वर मिनिमल। पाकिस्तान इससे ज्यादा एयरक्राफ्ट भी गिरा सकता था, लेकिन एक स्टेटमेंट देनी थी, और वो स्टेटमेंट हमने दी। मिराज 2000 कोई छोटा एयरक्राफ्ट नहीं है, 80s में लिया गया एयरक्राफ्ट है, मानते हैं हम, कतर से भी इन्होंने कुछ लिए हैं, लेकिन मिराज 2000 बड़ा पोटेंट एयरक्राफ्ट है। आप इसको किसी भी तरीके से मिराज 3 और मिराज 5 के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते। ये तो F-16 के हमपल्ला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स ने लिया था। MiG-29 टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट है, ये अपग्रेडेड MiG-29 है, ये पुराने MiG-29 नहीं है जो बांग्लादेश एयरफोर्स रिटायर कर रही है, ये अपग्रेडेड है। इंडियन नेवी यही MiG-29 यूज करती है। एक ये स्टेटमेंट भी दे दी। Su-30 MKI बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है, बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है, बहुत सुपर मैन्यूवरेबिलिटी वाला, बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है, और इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म। आप बालाकोट स्ट्राइक के बाद तो दैट वाज कंटेस्टेड के Su-30 MKI गिरा नहीं गिरा। अभी तो इंडियन एयरफोर्स का Su-30 MKI गिरा दिया गया। और सबसे बढ़ के द ज्यूल इन द क्राउन, रफेल्स, 3 रफेल्स, उनको पता भी नहीं चला कि वो हिट कहां से हो रहे हैं। उनका टीम लीड क्या पूछ रहे कि वेयर इज नंबर 3? गॉडजिला फॉर्मेशन की जरा आप सुने तो सही ना कि वो आपस में कम्युनिकेट का क्या कर रहे हैं। उनको तो समझ ही नहीं लग रही कि ये एक्सप्लोजन्स कौन से हो रहे हैं लेफ्ट राइट पे। एयरक्राफ्ट को क्या हो रहा है, एयरक्राफ्ट की कम्युनिकेशन क्यों खत्म हो रही है? तो वो शैकल्स जो पाकिस्तान ने उस वक्त पहने थे अपनी इंडिपेंडेंस के बाद, लियाकत अली खान की विजिट के बाद, जो अमेरिका हम लोग गए, उसके बाद से सीटो, सेंटो, वॉर ऑन टेरर और इन तमाम चीजों के एवज हमें ये वेपन्स मिलते गए। हमने वो बेड़ियां उतार दी, हमने ये प्रूफ किया कि इस वक्त जो चाइनीज वेपनरी है, दिस इज फार बेटर देन द वेस्टर्न वेपनरी। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है और बेस्ट ऑफ द वेस्ट है, उसको बीस्ट ऑफ द ईस्ट ने हरा दिया। PL-15 का कोई तोड़ नहीं। मीटियोर को तो यह समझ ही नहीं लगी कि मैंने किसको लॉक करना है, क्योंकि उसके तो रेडार्स तक J-10Cs पहुंचे ही नहीं थे। अभी तो दे कुडंट इवन सी द J-10s कि उनको आके हिट कर दिया गया। मीटियोर्स कहां गए, मीका कहां गए? पाकिस्तान ने वो जो हम लोग बेड़ियों में पड़े हुए थे, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ अमेरिका के, हम उससे निकल आए हैं। और ये बहुत बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, क्योंकि आप जब भी वेपन्स लेते थे वो टाइड अप होते थे पॉलिटिकल एंड्स के ऊपर। आपको बहुत से पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते थे वेपन्स लेने की खातिर। चाइना ऐसी शराइत पाकिस्तान के साथ नहीं लगाता।
एंड यूजर एग्रीमेंट उसके इतने हार्ड नहीं होते हैं। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की वो टर्म्स एंड कंडीशन, इंडिया के साथ अभी क्या हो रहा है? इंडिया ने लिए थे ना रफेल्स, इंडिया चाहता है कि उसको इंटीग्रेट करे अपने जो वेपन्स उसने बनाए हुए हैं। ऑफ कोर्स उसके वेपन्स कोई इतने अच्छे नहीं है कि वो कहे कि मीका और मीटियोर को मैंने साइड पे करना है, स्कैल्प को मैंने साइड पे करना है, हैमर को मैंने साइड पे करना है और मैंने अपने बनाए हुए वेपन्स, क्योंकि वो वेपन्स सस्ते पड़ते हैं, वो वेपन्स सस्ते हैं, फ्रांस से वेपन बहुत महंगे मिल रहे हैं, तो वो इंटीग्रेट करना चाहते हैं लेकिन इंटीग्रेट नहीं कर सकते, सोर्स कोड नहीं है और वो कोड्स वो देते नहीं है। वो दे दें तो फायदा क्या? देखें, जब जब भी कोई एयरक्राफ्ट सेल किया जाता है तो एयरक्राफ्ट तो एक दफा सेल किया जाता है ना, असल जो कमाई होती है इन ममालिक की वो वेपन्स की होती है। F-16 तो पाकिस्तान को इन्होंने दे दिए, सेल कर दिए, एमरेम्स अमेरिका सेल करता रहेगा जब तक F-16 सर्विस में है। तो अगर सोर्स कोड्स दे दिए और इंडिया ने वो तमाम की तमाम वेपन इंटीग्रेशन कर दी, तो मीका कौन लेगा, मीटियोर कौन लेगा, स्कैल्प कौन लेगा, हैमर कौन लेगा? बहुत बड़े इश्यूज हैं। इससे पाकिस्तान बाहर निकल आया, यह बहुत बड़ी बात है, इससे पाकिस्तान बाहर निकल आया। पाकिस्तान को अब इस चीज की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान और चाइना की इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान ने चाइना से कह के F-7 एयरक्राफ्ट को F-7PG कन्वर्ट कराया था, उसकी स्ट्रक्चरल चेंजेस कराई थी। पाकिस्तान चाइना से मिलकर JF-17 थंडर बना रहा है। पाकिस्तान को चाइना ने ना सिर्फ यह कि PL-15 एक्सपोर्टेड वर्जन के अलावा वो PL-15 भी दिए हैं जो कि उसके अपने मैन्युफैक्चर किए हुए हैं, जो उसकी अपनी एयरफोर्स यूज करती है। और इसका सबसे बड़ा एक रीजन और लॉजिक जो नजर आता है वो ये है, पाकिस्तान ने जो इंडियन एयरक्राफ्ट गिराए हैं वो जितनी दूर जाके गिराए हैं, इट हैज टू बी द सेम PL-15 दैट प्लैफ यूजेस। बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान एयरफोर्स की, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब फ्यूचर में देखें, मैं पुरानी वीडियोस में भी ये कहता था कि पाकिस्तान को F-16 नहीं लेने चाहिए। पाकिस्तान को अगर अमेरिका आज ऑफर करता ना कि मैं आपको ब्लॉक 70-72 देता हूं, जो F-16 का लेटेस्ट वर्जन है वाइपर, मैं आपको वो देता हूं, पाकिस्तान कहे थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। आप अगर फ्री भी F-16 यूनाइटेड स्टेट्स से लोगे तो आप नुकसान में रहोगे, क्योंकि वो फ्री भी एक पॉलिटिकल बैगेज के साथ आएगा। कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं आपको, बाज औकात बहुत बड़ी बड़ी चीजों पे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। जितने F-16 हैं गुड इनफ। आप यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ देखना बंद कीजिए, यूरोप की तरफ देखना बंद कीजिए। आपने यह साबित कर दिया कि जब आप चाइनीज वेपनरी, चाइनीज फिलॉसफी के साथ और अपने टैक्टिक्स यूज करते हुए इस्तेमाल करते हैं, इंप्लॉय करते हैं, तो वो रिजल्ट्स निकलते हैं। ये इसकी जगह आप छोड़ दीजिए ना, ब्लॉक 70-72 F-16 भी होता तो ये रिजल्ट्स ना आते। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉक 70-72 F-16 एमरैम के साथ 120 की रेंज में होता। इससे पहले कि ये फायर करता, इसको तो रफेल का मीका गिरा देता, मीटियोर मीटियोर इसको हंट कर देता। इसकी सर्वाइवेबिलिटी अगेंस्ट रफेल कम है, बिकॉज दिस इज द ओल्डर टेक्नोलॉजी। तो पाकिस्तान ने यह चीज प्रूव की है कि नाउ वी आर आउट ऑफ द शैकल्स ऑफ यूएस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इवन ऑफ यूरोप। रशिया हमें पहले वेपन्स इतने नहीं देता था, जाहिर है उसकी अपनी कोई प्रॉब्लम्स है। तो द बेस्ट थिंग दैट पाकिस्तान एयरफोर्स हैज डन इज कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अब अपनी सिमत को मुतय्यन कर दिया, और मैं इसको पूरा क्रेडिट दूंगा हमारे एयर चीफ मार्शल को। मतलब हमारे एयर चीफ मार्शल ने जो एक लाइन ऑफ एक्शन अपने लिए, अपने इदारे के लिए एक तय किया है, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, वंडरफुल चीफ, और इनको हम बहुत याद रखेंगे, दिहाइयों तक याद रखेंगे। जब जब इस एरियल बैटल की बात होगी, इस एयर चीफ की बात होगी। क्यों? ये एक दिन का काम नहीं था,
ये तो हमें मेहनत का समर नजर आया ना एक दिन में। इसके पीछे जो उन्होंने एक फिलॉसफी बनाई, जो वो चाइना जा जाके उन्होंने J-10Cs को एक्वायर किया, जो उन्होंने JF-17 थंडर के प्रोजेक्ट में को बढ़ाया, ब्लॉक 3 मिलने के बावजूद, हालांकि उस वक्त मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि यार अगर ब्लॉक 3 आ गया हमारे पास, अगर ब्लॉक 3 आ गया हमारे पास, तो हम ट्विन इंजन जेट्स की तरफ क्यों नहीं जा रहे? हमें एक और सिंगल इंजन J-10 क्यों चाहिए? लेकिन ये उनकी सोच थी, उनकी जाहिर है सच अ चीफ जिसका विजनरी लीडरशिप हो, मतलब इट रिक्वायर्स विजन। तो J-10C का लेने का जो फैसला किया गया, मैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को भी, जाहिर है उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी, वी हैव टू गिव द पॉलिटिकल गवर्नमेंट आल्सो क्रेडिट फॉर दैट। पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के एयर चीफ, इनको फुल क्रेडिट जाता है कि इन्होंने अपने विजन की वजह से जो इक्विपमेंट इन्होंने ली, जो इन्होंने तमाम की तमाम एक प्लानिंग्स की, उसका समर हमें यह मिला है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को आज डिस्कस किया जा रहा है बहुत सारे प्रोफेशनल पैनल्स के ऊपर। आपको तो यूं दिख रहा होगा ना, बस यूट्यूब की वीडियोस बन रही हैं, मीडिया में आ रहा है। जो बाकी एयर फोर्सेस हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स क्यों ना हो, चाहे वो प्लाफ क्यों ना हो, चाहे वो रशिया क्यों ना हो, चाहे वो यूरोप क्यों ना हो, तमाम एयर फोर्सेस में इस वक्त इस ऑपरेशन को डिस्कस किया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि कितना बेहतरीन ऑपरेशन है और इससे हमें क्या सीखना चाहिए। दुनिया की एयर फोर्सेस इस ऑपरेशन से सीख रही है। यह छोटा ऑपरेशन नहीं था। 3 रफेल्स को गिराना, एक SU-30 MKI को गिराना, मिराज 2000 को गिराना और MiG-29 को गिराना, यह शायद इतनी बड़ी बात ना होती अगर लॉसेस यहां पे भी हुए होते। लेकिन यह इतनी बड़ी बात है कि 6-0 और यह 7-0 बन जाता है अगर हम इजरायली ड्रोन, कॉम्बैट ड्रोन को भी बीच में शामिल करें। लेकिन उसको छोड़िए, दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर द एयरफोर्स और यह दुनिया में सेकंड बड़ी अचीवमेंट एयरफोर्स की समझी जाएगी। क्यों? पहली कौन सी वाली? पहली थी इजरायली एयरफोर्स। इजरायली एयरफोर्स ने जो अपनी प्लानिंग की थी, जो सिचुएशनल अवेयरनेस की वजह से, जिसको मैं हमेशा से यह कहता रहता हूं कि यह इजरायली एयरफोर्स की सिचुएशनल अवेयरनेस से ज्यादा अरब एयरफोर्सेस की नॉन सिचुएशनल अवेयरनेस थी, जिसकी वजह से उनकी आधी एयरफोर्स जमीन पर तबाह होगी। उसके बाद ये, और आप यकीन कीजिए ये उसको भी पीछे छोड़ जाता अगर पाकिस्तान एयरफोर्स को क्लियरेंस होती गवर्नमेंट की कि आप जितना जा सकते हैं जाए, क्योंकि बहुत सारे और एयरक्राफ्ट भी रेडार पे थे। लेकिन अगेन आपने एस्केलेशन लैडर को एक खास हद तक रखना होता है मिलिट्री टैक्टिक्स में। लेकिन नेक्स्ट टाइम इंडिया एंड इंडियन एयरफोर्स, do remember, if you look at our land, at our water, at our people with an evil eye, Pakistan Air Force is not going to stop at 6 only. It has to be 66 then. तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मैं तमाम कौम को अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि इस एरियल विक्ट्री ने बिल आखिर वो साइकोलॉजिकल शैकल्स, बेड़ियां तोड़ दी जो हमने अमेरिका की पहनी हुई थी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। अल्लाह हाफिज फ्रॉम मी, अल्लाह हाफिज फ्रॉम द F-16। अल्लाह हाफिज।